नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं सियासी गलियारों की गपशप। आलाकमान को नेताजी ने पूरा फीडबैक दे दिया तार्किकता के साथ, तो अब जाकर सुकून मिला नेताजी को, वरना नेताजी की कार सेवा करने वालों ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। भविष्य में बढ़ता कद तो कार सेवकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी। बीजेपी में बढ़ते कद को देखकर अंदर खाने लगे थे सियासी आरोप। हार का ठीकरा नेताजी के ऊपर मरने की कोशिश ये हुई थी। सूत्रों की माने तो नेताजी ने आलाकमान तक पहुंचा दी हकीकत। अब दिल्ली में अपने पुराने चिरपरिचित बिंदास अंदाज में व्यस्त हैं नेताजी। इन मेवाड़ के नेताजी का भविष्य में और भी कद बढ़ सकता है। जयपुर एयरपोर्ट पर कोरोना जांच की सुविधा में बढ़ोतरी की गई है। एयरपोर्ट पर बढ़ाए गए हैं रजिस्ट्रेशन काउंटर्स और सैंपलिंग बूथ। 4 रजिस्ट्रेशन काउंटर और 4 सैंपलिंग बूथ शुरू किए गए हैं। रैपिड पीसीआर जांच मशीनों की संख्या भी 35 की गई है। 150 यात्रियों के लिए डेडिकेटेड वेटिंग एरिया बनाया गया। यहां वाईफाई, यूपीआई और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, ताकि अगर कोई आए और उसको सैंपलिंग देने के बाद यहां वेटिंग रूम में रोका जाए तो उसे किसी तरीके की परेशानी ना आए। यात्रियों की सहायता के लिए पैसेंजर सर्विस एग्जीक्यूटिव भी लगाए गए हैं। इंटरनेशनल अराइवल से एट रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों की भी जांच होगी। आरटीपीसीआर रिपोर्ट का परिणाम आने पर ही घर जा सकते हैं। हालांकि इन देशों से जयपुर के लिए नहीं है कोई सीधी फ्लाइट। ऐसे यात्रियों को 14 दिन तक खुद के स्वास्थ्य की निगरानी करनी होती है, यानी कि सेल्फ क्वारंटीन करना होता है। हर इंटरनेशनल फ्लाइट में 2% यात्रियों की हो रही है आरटीपीसीआर जांच। और फर्स्ट इंडिया ने भी सवाल उठाया था कि यहां रैंडम सैंपलिंग को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से विदेशों से ओमिक्रॉन आ रहा है, जयपुर में दस्तक दी, उसके बाद एयरपोर्ट पर सख्ती होनी चाहिए थी और एयरपोर्ट पर सख्ती बढ़ा दी गई। लोकतंत्र को सशक्त करने को समर्पित रहते स्पीकर ओम बिरला। स्पीकर ओम बिरला ने आज लोकसभा में सुनाया प्रेरणास्पद किस्सा। ओडिशा के पिछड़े इलाके से पहली बार चुनकर आई महिला सांसद का किस्सा सुनाया। ओडिशा के अस्का लोकसभा क्षेत्र से सांसद है प्रमीला बिसोई। सिर्फ ओडिशा आने के कारण संसद में बोलने से झिझकती थी प्रमीला बिसोई। स्पीकर ओम बिरला ने फिर उन्हें एक दिन अपने चैम्बर में बुलाया। स्पीकर बिरला ने उनको संसद में बोलने को लेकर प्रेरित किया। जिस विषय पर बोलना चाहती थी उसका नोट भी स्पीकर बिरला ने तैयार करवाया। पहली बार बोलने पर स्पीकर बिरला ने सदन में सराहना भी की थी। अब सक्रियता से अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाती हैं प्रमीला बिसोई का आग्रह रहता है कि अब हर रोज बोलने का मौका मिले। स्पीकर बिरला ने बताया, इसे लोकतंत्र की शक्ति, जहां हर व्यक्ति को मिलता है अभिव्यक्ति का मौका। सदन में सदस्यों ने मेज थपथपाकर स्पीकर बिरला का अभिनंदन किया और इस किस्से के जरिए ओम बिरला ने यह भी साबित किया कि वो एक बेहतर टीचर की भूमिका में भी हैं, कि अगर कोई उनका विद्यार्थी यानी कि कोई सांसद हिचकिचा रहा है, बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसको भी बेहतर परफॉर्म कराने कि वो जिम्मेदारी निभाते हैं। बतौर शिक्षक हर वो मुमकिन कोशिश करते हैं कि एक सांसद अपना बेहतर परफॉर्मेंस संसद में दे सके, अपने क्षेत्र के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करा सके, ज्यादा से ज्यादा मुद्दों को संसद के पटल तक पहुंचा सके। कोविड के प्रभाव से बाहर आई प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ये यकीनन राहत की खबर है। मुख्यमंत्री गहलोत के प्रयासों से अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। वित्तीय सेहत का ब्यौरा देने वाली संस्था FRBM ने रिपोर्ट जारी की है। मार्च से सितंबर 2021 तक के वित्तीय सेहत की जानकारी मिली है। सितंबर तक साल की पहली छमाही में खुद का कर राजस्व 40.25% बढ़ा है। बात अगर एक्साइज रेवेन्यू की करें तो उसमें 41.85% की बढ़ोतरी हुई है। स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन राजस्व में
38.72% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि वाहनों से मिलने वाले राजस्व में 36.25% की बढ़ोतरी दर्शाई गई है। वैट राजस्व में 32.04% की बढ़ोतरी हुई है। राजस्व घाटे में पिछले साल के मुकाबले 9,000 करोड़ की कमी आई है। बीते साल की बात करें तो करीब 27,000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा था, जो इस बार घटकर 18,508 करोड़ रुपए रह गया है। पिछले साल में मार्च से सितंबर तक की रिपोर्ट से इसकी तुलना की गई है तो राजस्व घाटे में करीब 9,000 करोड़ की अहम कमी आई है। और इस रिपोर्ट के जरिए ये भी स्थिति सामने आई कि जिस कोरोना ने अर्थव्यवस्था को बेपटरी कर दिया था, राजस्व घाटे को तेजी से बढ़ा दिया था, उस कोरोना से प्रदेश लड़ता हुआ मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ा है और धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। वित्तीय स्थिति सुधर रही है। सीडीएस बिपिन रावत की पार्थिव देह दिल्ली लाई जा रही है। कुछ देर में पालम एयरबेस पहुंचेगा सीडीएस का पार्थिव शरीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालम एयरबेस पर रावत को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे। एनएसए अजील डोभाल भी पालम एयरबेस जाएंगे उन्हें नमन करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। शाम 7:30 बजे के आसपास सभी 13 पार्थिव शरीर एयरबेस लाए जाएंगे। पालम एयरपोर्ट स्टेशन पर शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। कल दिल्ली में होगा सीडीएस बिपिन रावत का अंतिम संस्कार। और बात करते हैं सियासी गलियारों की गपशप की। किशन वाले पोल की सियासत की चिंता सताई लालजी को, क्योंकि जिस बयान ने हड़कंप मचाया हुआ है वो बयान बस यूं ही नहीं दे दिया गया नेताजी के द्वारा। अब बयान के सियासी गलियारों में निकाले जा रहे हैं नए मायने। कहा जाता है कि उस इलाके में जमे हुए नेता का टिकट काटना मुश्किल है। ऐसे में रामजी वाली पार्टी से भी भविष्य में बड़ी आस लगाकर रहेंगे। तो ऐसे में चिंता करने वालों का कौन पूछेगा हाल, क्योंकि जिसका कोई ना पूछे हाल, पहले उसका पूछता था लाभ। राजस्थान को मिलेगा नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए मिलेगा अवार्ड। दिल्ली के विज्ञान भवन में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय समारोह का आयोजन होना है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह प्रदान करेंगे समारोह में पुरस्कार। स्टेट परफॉर्मेंस श्रेणी में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को पुरस्कार मिलेगा। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, एमपी, हरियाणा आदि अधिक ऊर्जा उपभोग करने वाले राज्य। इन प्रदेशों की श्रेणी में राजस्थान की अनुकरणीय उपलब्धि है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने सफलता के लिए प्रदेशवासियों को बधाई दी है। एसीएस एनर्जी डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने ये जानकारी साझा की। दिसंबर आ गया लेकिन नहीं दिख रही हलचल। परिवहन विभाग में दिसंबर के महीने में भी अप्रैल जैसा माहौल है। परिवहन विभाग के लिए कहा जाता सिर्फ 3 महीने ही होता ढंग से कामकाज। मार्च में टारगेट हासिल करने के लिए दिसंबर से अलर्ट होते हैं आरटीओ और डीटीओ। लेकिन इस साल दिसंबर की शुरुआत तक भी विभाग में सुस्ती का ही माहौल है। काफी संख्या में आरटीओ और डीटीओ स्तर के अधिकारियों की परफॉर्मेंस अभी भी कमजोर नजर आ रही है। उम्मीद कीजिए कि जल्दी से वो जो मार्च तक का टारगेट है उसको पूरा करने के लिए सब एक्टिव मोड में नजर आएंगे। और ये भी कटु सत्य कि अब यादों में ही सीडीएस जनरल बिपिन रावत रह गए। रावत के निधन से देश और दुनिया में शोक का माहौल है। बिपिन रावत के चचेरे भाई देवेंद्र सिंह रावत ने कहा, 2 दिन पहले बड़े भाई साहब का फोन आया था। करीब 20 मिनट के आसपास तक बातचीत हुई थी। मुझे कहा कि जनवरी में मैं गांव आऊंगा। रिटायरमेंट के बाद गांव में अच्छा घर बनाकर रहूंगा। अप्रैल 2018 में ही गांव सेना आए थे।
बिपिन रावत। अब उनके निधन के बाद पूरा स्तब्ध और शोकाकुल परिवार भी है और गांव भी है। बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका के भाई यशवर्धन सिंह ने कहा, 2 दिन पहले जनरल बिपिन रावत से बातचीत हुई थी। उन्होंने जनवरी में शहडोल आने का वादा किया था। हालांकि शादी के बाद शहडोल आना हो गया था कब, लेकिन हमारे लगातार संपर्क में थे। हम इंतजार कर रहे थे कि कब जनवरी आए और वो हमारे घर पधारे। इस दुखद हादसे ने हमसे सब कुछ मानो छीन लिया है। और अब बात करते हैं जालोर सिरोही सांसद देवजी पटेल की, जिनकी कोशिशें रंग लाती दिखाई दी। NHAI ने NH 68 मरम्मत के लिए जारी किया टेंडर। सांसद पटेल ने 2 दिसंबर को NHAI के अधिकारियों से मुलाकात की थी। सांचौर से होकर गुजरने वाले खस्ताहाल हाईवे की मरम्मत की देवजी पटेल ने मांग की थी। अब गुजरात बॉर्डर से गांधव तक करीब 38 किलोमीटर हाईवे की हालत सुधरेगी, क्योंकि टेंडर हो रहा है। करीब 41 करोड़ की लागत से NH 68 का री कारपेट से कायाकल्प किया जाएगा और कहा जा सकता है कि देवजी ने जो मांगा वो NHAI ने दे दिया। सियासी गलियारों की गपशप। नेताओं के अब बस मलमास का इंतजार ताकि खत्म हो शादियों का सीजन, क्योंकि ये नाना प्रकार के व्यंजनों का नहीं, वोट का सवाल है भाई। विधायकों के सामने ग्रामीण क्षेत्रों में भारी भरकम शादियां बनी चुनौती। विधानसभा क्षेत्र में शादियों के सीजन में सबसे बड़ी चुनौती हाजिरी लगाना है। इन दिनों हर विधायक के पास आती सैकड़ों निमंत्रण की कार्ड जाना जरूरी, इसलिए कि वोटर को ये कहने में नहीं लगेगा वक्त, घमंड आग्यो साहब नया बड़ो आदमी बन गयो के आबा दीचो अब की बार वोट मांगा। यही कारण नेताओं का शादियों में हाजिरी का रहता रोजाना शेड्यूल। ऐसे में ज्यादातर विधायकों का आजकल रहता एक ही शेड्यूल। सुबह घर से निकलते लिस्ट बनाकर और शाम होते होते मुश्किल से निपटती दर्जन भर शादियां। फिर भी कहीं चूक जाते तो शादी के बाद जाकर हाजिरी लगा देते।